राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। कल से एक्स पे ट्विटर पे एक मामला बड़ा चर्चा में आया हुआ है। उड़ीसा के एक कोई थाना है भरतपुर, वहाँ की रात की 1:30-2 बजे की घटना है और उसको लेके पूरा इंडी कबाल और जो ये पूरा जो वामपंथियों का गिरोह है बहुत उड़ रहा है। तो वामपंथियों का जो गिरोह है ना, एक तो वो सेलेक्टिव एमनीसिया का शिकार होता है और अगर वामपंथी गिरोह किसी बात को लेकर उड़ रहे हैं तो ये एक तो उसमें एक एलिमेंट जरूर होगा कि वह एक भाजपा शासित प्रदेश ही होगा। अगर भाजपा शासित प्रदेश में अगर किसी को चींटी ने भी काट लिया है तो वामपंथी जो है वो नंगा होके और पिछवाड़े पे गुलाल पोत के जो है चौराहे पे नाचने लगेगा। और जरा सा मौका आते ही जब जरा सा उनको फैक्ट्स पता लगेंगे तो तुरंत छुप जाएगा। बिहार में अभी एक घटना हुई। बिहार में दलितों की एक बस्ती को एक व्यक्ति ने फूंक दिया साहब, बहुत बवाल मचा। जैसा कि आपको पूरा इंडी कबाल जो है वो चौराहे पे उतर के पिछवाड़े पे गुलाल पोत के नाचने लग गया। फिर थोड़ी सी जब उसके डिटेल्स आए तो पता लगा कि नंदू पासवान के गिरोह ने उन दलितों के 70-80 घर फूंक दिए, क्योंकि जमीन पे कब्जे को लेकर लड़ाई थी और जमीन जो है वो सरकारी है। तो नंदू पासवान भी दलित या ओबीसी है, फूंकने वालों के घर तो जो वामपंथी गिरोह है उसका आधा उत्साह तो यहीं ठंडा हो गया, क्योंकि एक दलित ने दूसरे दलित को फूंका है, मारपीट आपस में हुई है। भैया थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जब थोड़ी आगे बढ़ी तो उसमें पता लगा कि वो नंदू पासवान जो है वो तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे जो असली कब्जे की लड़ाई है वो तो एक यादव जी की है। असली जो सरगना है पूरे कांड के वो एक यादव जी हैं। अब आप बताइए, एक यादव जी के षड्यंत्र में उनकी प्लानिंग, जमीन हड़पने की उनकी योजना, भूमि माफिया यादव जी हैं, उनके गुर्गे नंदू यादव ने मारपीट की और उन दलितों के मकान फूंक दिए इसलिए कि उनको बेदखल करना है और उस जमीन पे कब्जा करना है। अब जब यादव जी का नाम आ गया तो अब आप जानते हैं कि वामपंथी गिरोह कहां भागा होगा। ऐसे बिल में घुसे पता ही नहीं, कांड ही एकदम शांत हो गया। ये इनके हर गतिविधि में, हर जहां भी ये चिल्लाएंगे। अच्छा, यही अगर किसी सवर्ण ने कर दिया होता, अगर किसी सवर्ण दबंग आदमी ने और भाजपा शासित प्रदेश में किसी सवर्ण ने किसी दलित को या किसी सो कॉल्ड गोल टोपी भाईजान को कर दिया होता, अरे बाप रे बाप, अब तक तो मतलब वामपंथी जो है वहां क्या न कर डालते, इतना घड़ियाली आंसू बहाते। पर अब चूंकि यादव जी और नंदू पासवान ने फूका है तो ये शुरू में एक दिन चिल्लाया, उसके बाद बिल में घुस गए। नहीं बोले छोड़ो कुछ नहीं, ये मैटर टेकअप करने लायक नहीं है, क्योंकि इनका एजेंडा पूरा नहीं होता। खैर साहब, तो ये मैं इनकी हरकतें बता रहा हूं, ये इनकी सोच है वामपंथियों की। तो साहब, उड़ीसा की घटना यह है कि आर्मी के मेजर साहब रात को 1:30 बजे तक एक क्लब में दारू पिए और अपनी महिला मित्र के साथ नाचे गाए। उसके बाद वह वहां से चले दारू पी हुई अवस्था में। तो साहब, रास्ते में उनकी और उनकी महिला मित्र की सड़क पे कुछ लोगों से कुछ कहासुनी हुई। उस कहासुनी का भी पूरा वीडियो वायरल हो चुका है। तो जब कहासुनी हुई
तो उन लोगों ने शायद पुलिस बुला ली होगी, तो पुलिस आ गई। तो पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। अब रात में यदि दारू पी के कोई दारू गाड़ी चला रहा है तो आमतौर पे पुलिस जो है वो ब्रेथ एनालाइजर से वो सांस की चेक करके कि कितनी दारू पी रखी है आपने, ये सामान्य पुलिसिंग है। रात को अक्सर पुलिस ऐसा करती है, और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में करती है। तो साहब उन्होंने शायद पहले तो अपना ब्रेथ सैंपल देने से मना किया मेजर साहब ने, और वो महिला जो थी, वो कुछ महिलाएं होती हैं जो बोलती बहुत है, चपड़ 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 बोलती रहती हैं, तो वो ये भी, इसको भी मुंह में, ऐसे लोगों को मुंह में ना बवासीर होती है, यस मुंह में भी बवासीर होती है। तो उस महिला को बवासीर की बीमारी मुझे तो लग रही है, जितनी वीडियोज में मैंने देखा है। कहता वो आके थाने में भी जो है वो उसकी मुंह की बवासीर उभरती रही और वो बोलती रही, सब कुछ हुआ। थाने में भी वो उसका जो है थाने वालों से विवाद हो गया। ओरिजिनली सड़क पे लड़कों से विवाद शुरू हुआ था, वो आके थाने में बदल गया पुलिस वालों के खिलाफ। पुलिस वाले जो हैं उसको बोल रहे हैं कि साहब आप मेडिकल कराइए, फिर मेडिकल कराने ले गए, और वहाँ पे उसने फिर जो है पुलिस वालों पर आरोप लगा दिए, मैडम जी ने, मेजर साहब की गर्लफ्रेंड ने, कि साहब मेरे जो याक कर दिया, वक कर दिया, मेरे कपड़े उतार दिए, और मतलब दुनिया भर के जो भी गंदे घिनौने आरोप लगा सकते हैं वो तमाम उन्होंने मौके पे मौजूद पुलिस स्टाफ और एक अफसर पे लगाए। बाद में जांच में ये भी पता चला कि वो अफसर, जिस अफसर को मेन अक्यूज्ड बनाया गया है, वो तो उस रात थाने में थे ही नहीं, वो तो नेक्स्ट मॉर्निंग में आए हैं। तो साहब अब इस पे जो है निश्चित रूप से अब ट्विटर पे तो हल्ला मच गया था, अरे देखो मेजर और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इतना बड़ा तशद्दुस हो गया, भाजपा शासित प्रदेश में ये क्या हो रहा है। एक महिला को रात को 1:30 बजे थाने में बुलाकर याक किया गया, वाक किया गया, मतलब जो कुछ भी होता है। अच्छा, थाने वाले बड़े स्मार्ट थे। थाने वाले पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे अपने अपने फोन से, और ऐसी 50 वीडियो आ चुकी हैं। थाने वालों ने यह समझदारी की कि उनको लग गया था कि ये नौटंकीबाज औरत है, ये कुछ भी आरोप लगा सकती है। अच्छा, जबकि मौके पर थाने में 3 महिला पुलिसकर्मी मौजूद थीं। अब वो उसमें ये भी बोल रहे हैं तुम तो नाइटी में थी, तुम तो नाइटी में थी, तुम तो नाइटी में थी। थाने पे मौजूद पुलिसकर्मी में रात को 3 महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी पे लेके संतरी ड्यूटी नहीं करती हैं। अगर थाने परिसर में वो रहती हैं, वहाँ थाने परिसर में एक बाकायदा बैरक होती है, कुछ फैमिली क्वार्टर्स भी होते हैं। ये मैं पर्सनल जो अपना थाने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो रात के समय एक पहरेदार सेंट्री होता है, एक मेन गेट पे सेंट्री होता है, एक अंदर पहरेदार होता है, एक मुंशी जो कि रात के फरियादी जो लोग आए होते हैं उनसे डील करने के लिए होता है, थानेदार साहब, और बाकी स्टाफ जो है या तो गश्त पे होगा, रात को 1:30-2 बजे तक, 2:30 बजे तक, 3 बजे तक पुलिस वाले बेचारे गश्त करते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। और रात को अक्सर एसपी साहब, एसएसपी साहब, डीवाईएसपी जो सीओ होते हैं, डिप्टी एसपी जो होते हैं, और बड़े अफसर आईजी डीआईजी तक रात में गश्त करते हैं, अचानक थानों में छापे मारते हैं। तो रात को 3 बजे तक पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। पर रात के जितने लड़ाई झगड़े मारपीट होती है तो थाने में एक सब इंस्पेक्टर जो है वो और मुंशी 2-4 स्टाफ एक्टिव रहते हैं, बाकी स्टाफ अपनी बैरक में सो रहा होता है। और जो रात के गश्त वाला स्टाफ है वह रोड पे आपने देखा होगा रात भर पुलिस रात को गश्त करती है, नाइट ड्यूटी करती है। एसएचओ साहब भी रात को गश्त करके फिर आकर 2, 2:30, 3 बजे सो जाते हैं। कभी मौका मिले तो 11 बजे भी सो जाते होंगे, ऐसा कोई कसम नहीं खा रखी है किसी ने। ये पुलिसिंग का एक तरीका है। तो ये जो वो महिला जो है जो आरोप लगा रही थी पुलिस के ऊपर, वो कहती आप तो नाइटी में थे। अरे भाई होगी वो नाइटी में, पक्का रही होगी। वो अपनी बैरक में सो रही थी, जब आपने हंगामा मचाया तो वो उठ के आई देखने कि क्या मैटर है।
तो जब उसने देखा कि आपकी नंगई देखी उसने, तो फिर वो अपना यूनिफॉर्म वगैरह पहन के आई, और आपको, चूंकि एक महिला आपको थाने में उत्पात कर रही है तो 3 पुलिस वाली महिलाएं, तो वो महिलाएं वहां मौजूद हैं, तीनों वीडियोज में दिखाई दे रही हैं। खैर साहब, इसने जो है वो पुलिस के ऊपर तमाम घिनौने और झूठे आरोप लगाए, क्योंकि पुलिस के पास सारे घटनाक्रम की फुटेज है। कैसे ये महिला को सड़क पे अप्रहेंड किया गया, कैसे उन दोनों को पकड़ के पुलिस थाने लाई, कैसे इनका मेडिकल कराने के लिए ले गई, कैसे इन्होंने ब्रेथ एनालाइजर में अपना सैंपल देने से मना किया, मेडिकल कराने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से इनका मेडिकल हुआ, इनका हंगामा चलता रहा, और बाद में इन्होंने पुलिस के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। पर पुलिस के पास चूंकि हर चीज़ की रिकॉर्डिंग थी, तो करिए चले, अब झूठे आरोप लगे हैं तो जांच हो रही है, पर मीडिया ट्रायल तो तुरंत आपको मालूम में शुरू हो जाता है। ओ, महिला के साथ बहुत भीषण अत्याचार हो गया। अब इस पे हमारी एक बड़ी, बहुत ही जागरूक, बड़ी सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी। उन्होंने इस केस को टेकअप किया, उन्होंने अपनी वॉल पे बाकायदा इसकी सच्चाइयाँ उघाड़ी हैं कि सच्चाई ये है कि ये महिला झूठ बोल रही है, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आप पुलिस वालों के साथ अगर बदतमीजी करेंगे, अच्छा, कुछ लोगों का समाज में उन्होंने एक धारणा बना रखी है कि पुलिस है तो अत्याचारी ही होगी, पुलिस है तो चोर डाकू ही होगी, पुलिस है तो सिर्फ चोरों और डाकुओं और माफियाओं का ही पक्ष लेगी, और पुलिस है तो वो खुद क्रिमिनल ही होगी, ये मान लिया उन्होंने। तो जब इस माइंड के सेट के साथ आप काम करते हैं ना, तो फिर आपको हर चीज़ में खराबी ही दिखती है। तो जो ये वामपंथी गिरोह है, इसने तो वही राग अलापना शुरू कर दिया है। लोकल न्यूज़ चैनल्स में भी हर जगह वामपंथियों का वही राग है। तो दीपिका नारायण जी क्या करती हैं कि इस प्रकार की जो महिलाएं, महिला होने का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं, कानूनों का जो नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अब कानून बन गए हैं साहब कि अगर आपने महिला को गलत निगाह से देखा भी, गलत निगाह से भी देखा, अब निगाह गलत थी या सही थी ये कौन डिसाइड करेगा? वो महिला खुद डिसाइड करेगी। जो आपके ऊपर आरोप लगाए तो आपको वो हवालात में शरीयत बंद करा सकती है, आपको जेल भिजवा सकती है, सिर्फ ये कह के कि इसने मुझे गलत तरीके से देखा। तो दीपिका नारायण एक एक्टिविस्ट है जो कि महिलाओं के इस व्यवहार की बड़ी, मतलब कड़ी निंदा करती हैं वो, कि औरतों ने ये धंधा बना लिया है कि इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग कर पुरुषों को प्रताड़ित करना, उनसे पैसे वसूलना, ऐंठना, ब्लैकमेलिंग करना, एंड दे हैव बिकम क्रिमिनल्स। कि किसी भी पुरुष से अगर बदला लेना है, हिसाब किताब करना है, या कुछ भी मैटर है, तो बस सिर्फ एक आरोप ही तो लगाना है, सिर्फ एक आरोप। मुंह से आप कुछ भी बोल दीजिए पुरुष के खिलाफ, गया बेचारा, उसकी जिंदगी चौपट है। और मैंने तो ऐसा सैकड़ों केसेस में देखा है। अच्छा, अगर आप दीपिका नारायण का पेज अगर फॉलो करें, मैं इनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। दीपिका जी का आप एक्स ट्विटर हैंडल फॉलो कीजिए, उनका इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए, उनकी यूट्यूब फॉलो कीजिए, तो वो बताती हैं कि उन्होंने कैसे कैसे केसेस में काम किया है। वो बताती हैं कि गुड़गांव में एक औरत थी, एक लड़की थी, जो कि 12-14 लोगों पर झूठे इल्ज़ाम लगाकर उनसे लाखों रुपया वसूल चुकी है। उसका तो बाकायदा पहले किसी लड़के से दोस्ती करेगी, सिंपल दोस्ती, फिर उसके साथ इंटीमेट होगी, और तुरंत बोला तूने तो मेरे साथ ये किया, वाह किया, या धारा वाह धारा, चल थाने, नहीं इतने पैसे दे, नहीं तो मैं बेटा जेल करवा दूंगी। ये उसका ब्लैकमेलिंग का धंधा है, और 7-8 केसेस वो कर चुकी है ऐसे गुड़गांव में। फिर बाद में गुड़गांव पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। उन्होंने एक ऐसे केस को भी वो एक्सपोज किया था। जयपुर में एक गिरोह था जिसमें 5-6 बहुत सुंदर सुंदर, बहुत हाईली एजुकेटेड लड़कियां, औरतें, 5-7 पुलिस वाले, SHO लेवल के लोग, 5-7 हाई कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस इन्वॉल्व थे, और उनकी जो ब्लैकमेलिंग थी वो करोड़ों में होती थी, वो लाखों में, वो 2-4-5 लाख नहीं, वो गुड़गांव वाली जो थी वो 5 लाख उसका स्टैंडर्ड था। ये 2 करोड़ से शुरू होती थी इनकी वसूली, क्योंकि ये मुर्गे ऐसे फंसाती थी
जो कि करोड़पति होते थे, बहुत बड़े अफसर, बहुत मोटा पैसा कमाने वाले आईएएस अफसर, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति, और बाकायदा उनको हनी ट्रैप करके फंसाया जाता है। उनको फंसाने में एक एक दो दो महीने की मेहनत लगती है। एक बेहद स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत आपको लगेगा कि एकदम कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाली बड़ी हाई फाई महिला है, उसकी आपके हेलो, एक दिन किसी पार्टी में हेलो होगी, फिर 4 दिन बाद फिर हेलो हो गई, फिर आपने नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर उनसे आपकी हेलो हाय होने लग गई, फिर वो एक पार्टी में आपके साथ एक दिन बैठ के दारू पी ली, फिर 2 महीने बाद जाके, 2 महीने की दोस्ती के बाद आपको लगा कि सब कुछ नॉर्मली हो रहा है, जबकि इनफैक्ट आपको मुर्गा बनाने के लिए आपको चूज किया गया है और नाउ यू आर बीइंग टारगेटेड बाय अ गैंग। और वह गैंग आपको फिर एक दिन आपके साथ, उसमें से एक महिला इंटीमेट होगी और उस इंटीमेसी की फिर शूट कर ली जाएगी, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आपको जिस कमरे में वो ले जा रही वहाँ क्या क्या व्यवस्था है, और आपको सारी ज़िंदगी जेल में सड़ाने के लिए एक प्लान तैयार किया जा चुका है। फिर जब आप कायदे से फंस चुके हैं, आपका सारा एविडेंस विद फोरेंसिक एविडेंस जब सब कुछ आ जाता है, फिर एक दिन आपको थाने से फ़ोन आएगा कि जी एक महिला आके थाने में बैठी हुई है और आपने उसके साथ ऐसे ऐसे किया है, आप आ जाइए, नहीं तो हमको आपके खिलाफ केस दर्ज करना पड़ेगा। अब आपकी फटी, आप भागे भागे पहुँचे तो आपके खिलाफ पता लगा एक ऐसा फुल प्रूफ केस बना के बैठे हुए हैं जिसमें आपके पूरे फोरेंसिक एविडेंस उस महिला के शरीर पर मौजूद है कि आपने उसके साथ ये काम किया है, और जो आपने जोर जबरदस्ती की, इवन आपको बांधा आया था, कुछ किया है आपने, जो है उसको वो किया है, क्योंकि आपको तो 2 महीने से फंसा रहे थे ना, सारे एविडेंस हैं उनके पास। और वो गिरोह 2-2 करोड़ रुपया वसूलता था। तो दीपिका नारायण जी ऐसे केसेस पे काम करती हैं। फिर डाउरी के जो फर्जी केसेस होते हैं, पूरे के पूरे खानदान को फंसा रखा है, और शादी में जो ब्लैकमेलिंग के केसेस होते हैं, शादी ही इसलिए की क्योंकि इनसे जो है 2 करोड़ रुपया वसूलना है। ये ऐसे भी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। पता लगा आपने अपने बेटे की शादी धूमधाम से की, लड़की तो आई थी सिर्फ आपसे 2 करोड़ रुपया वसूलने। यस, फिरोजाबाद में ये भी एक केस हुआ है। शादी के 3 दिन बाद बहुरानी ने जो है अपने ससुर जी पे जो है इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे ससुर जी ने मेरे साथ यही किया। ससुर जी बेचारे 70-72 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। उन्होंने कहा अब मैं जेल थोड़ी जाऊँगा, भैया तू ले, 2.5 करोड़ रुपये में फैसला किया बहुरानी ने। पता लगा बहुरानी का तो पहले से बॉयफ्रेंड था और बहुरानी पूरी प्लानिंग करके आई थी कि ऐसे 2.5 करोड़ रुपए वसूल लेंगे, फिर अप्पा दोनों मौज उड़ावाएंगे। दीपिका नारायण वर्क्स ऑन दीज केसेस। तो इस केस में भी दीपिका नारायण ने पूरा जोर शोर से उठाया है कि वह महिला जो कि खुद को एक ब्रिगेडियर की बेटी और एक मेजर की फियांसे या जो भी गर्लफ्रेंड या महिला मित्र खुद को बताती है, वो पुलिस पर झूठे आरोप लगा रही है, और पुलिस अपना काम मुस्तैदी से कर रही थी। और आप पुलिस के साथ अगर बदतमीजी करेंगे, पुलिस के साथ हंगामा करेंगे, थाने में रात को 3 बजे हंगामा काटेंगे, तो थोड़ा थोड़ा तो अगली चीज तो क्रिएट होते ही है ना। तो सब ये है। द पॉइंट इज, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि पुलिस या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व है, ही शुड वियर अ बॉडी कैम। आपके शरीर पे एक कैमरा लगा हो और आपके सामने वाला आपसे क्या व्यवहार कर रहा है, गाली दे रहा है, आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपसे लड़ रहा है, कोई लड़की आपसे आके ज़बरदस्ती चिपट रही है, तो एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। मैं तो हमेशा कहता हूं कि सरकार को कंपलसरी कर देना चाहिए कि एनीबडी हु इज इन्वॉल्व इन पब्लिक डीलिंग, जो कि एक ऐसे टेबल पे काम करता है जहां पब्लिक आती है, तो कल को कोई भी आरोप लग सकता है। इसलिए पूरे प्रेमाइसेस को सीसीटीवी कैमरा से कवर कीजिए और कर्मचारियों पर भी बॉडी कैम लगाइए, जिससे कि जैसे आजकल वो डैश कैम होता है ना, गाड़ियों में डैशबोर्ड पे कैमरा लगा होता है, सारी चीज़ अपने आप रिकॉर्ड हो रही है। अगर एक्सीडेंट हो, कोई बात हो, तो वहाँ पे क्लियरली पता लगता है गलती किसकी है। सिमिलरली जैसे डैश कैम है, वैसे बॉडी कैम
हर व्यक्ति को आज के ज़माने में जो भी पब्लिक डीलिंग कर रहा है, पब्लिक में विचर रहा है या पब्लिक की सेवा में है, उसको अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए भैया एक बॉडी कैम लगा के रखो, जिससे कल को आपके ऊपर कोई झूठा आरोप अगर लगाए तो आपके पास अपनी बेगुनाही का सबूत हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।